अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 वेव्स। और वेव्स में ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हमने आज बीट्स को पढ़ना है। इस वीडियो लेक्चर में बीट्स को स्टार्ट से लेके डेफिनेशन से लेके बीट्स की एप्लीकेशन तक मुकम्मल टॉपिक कवर करेंगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो चलिए बच्चों, लेक्चर का आगाज़ करते हैं बीट्स की डेफिनेशन से। बच्चों, कोई भी साउंड हो ना, उस साउंड की लाउडनेस तो होगी। अब वो अलग बहस है कि कम है, दरमियानी है या ज़्यादा है, लेकिन लाउडनेस तो होगी। तो उस साउंड की लाउडनेस में चेंज आए, फ्लक्चुएशन आए, वेरिएशन आए कुछ इस तरह से कि साउंड पहले ज़्यादा लाउड, फिर स्लो आहिस्ता होता होता बिल्कुल फेंट हो गया, फिर लाउड, फिर फेंट, फिर लाउड, फिर फेंट। तो इस तरह की जो चेंज आएगी इसको हम पीरियोडिक चेंज कहेंगे, पीरियोडिक वेरिएशन कहेंगे या पीरियोडिक वाइब्रेशन कहेंगे। किस में बच्चे आ रही है? लाउडनेस ऑफ साउंड में। ऐसा कब होता है? जब आप दो नोट्स को जिनकी फ्रिक्वेंसी तकरीबन सेम होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, उन दो नोट्स को साइमल्टेनियसली प्ले करोगे तो उन दो नोट्स को आप अलग अलग नहीं सुन पाओगे, बल्कि एक ही साउंड आपको सुनाई देगा कुछ इस तरह से कि उसकी लाउडनेस पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, लाउड फेंट, लाउड फेंट, लाउड फेंट। तो इस तरह जो साउंड जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं बच्चे, इसको हम बीट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट एडिंग एक्सप्लेनेशन की है। बीट्स प्रोड्यूस कैसे होती? तो पहली चीज़, सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स। ये सुपरपोजिशन का टॉपिक पीछे मौजूद है, तो फेडरल बोर्ड में ये एक्सक्लूडेड है। बाकी आप इसको देख सकते हैं, एक नज़र देखना चाहें, रीडिंग करना चाहें सुपरपोजिशन की। तो इंटरफेरेंस है दो साउंड वेव्स की बच्चे। कौन सी दो साउंड वेव्स? जिनकी फ्रिक्वेंसीज में डिफरेंस है लेकिन स्लाइट डिफरेंस है। जब आप इसको स्लाइट डिफरेंस को देखते हैं तो ये 1 से लेके 10 तक का हो सकता है बच्चे। कुछ किताबों पे आपको 12 भी मिलेगा, कहीं आपको 14 भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आप देखोगे वो 10 है। 1 से लेके 10 तक का अगर फ्रिक्वेंसीज में डिफरेंस मौजूद है तो ऐसी फ्रिक्वेंसीज, ऐसे नोट्स जब आप साइमल्टेनियसली प्ले करोगे तो उनकी इस तरह की फ्रिक्वेंसीज का जो साउंड है वो फ्लक्चुएट करेगा, उसकी लाउडनेस जो है फ्लक्चुएट करेगी। और जो लिसनर है वो पहले लाउड साउंड सुनेगा, फिर फेंट, उसके बाद फिर लाउड, देन फेंट एंड सो ऑन। तो ये जो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन हो रही है लाउडनेस में, दैट इज़ कॉल्ड बीट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिंग कंडीशंस की है कि कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर पूरी हों, फुलफिल हों, तो फिर जाके बीट्स प्रोड्यूस हों। तो पहली चीज़ कि दो साउंड सोर्सेज होने चाहिए, एक से नहीं आप प्रोड्यूस करवाओगे, दो साउंड सोर्सेज होने चाहिए जो साउंडेड एट सेम टाइम, यानी दोनों से एक ही वक्त में साउंड निकलना चाहिए, दोनों को एक ही वक्त प्ले होना चाहिए। फिर जो दो साउंड वेव्स हैं उनमें स्लाइटली डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी का, जैसे मैंने कहा अप टू 10, यानी अगर ज़ीरो तो नहीं होना, ज़ीरो तो होकर तो इक्वल हो गया, तो 1 से लेके 10 हर्ट्ज़ तक का अगर डिफरेंस है तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा बच्चे? बीट्स प्रोड्यूस होंगी। और दूसरी चीज़ कि जो साउंड वेव्स हैं इन्हें एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। एक सोर्स है, दूसरा सोर्स है, दोनों सोर्स से निकलने वाला साउंड एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साउंड जो है वो लेफ़्ट पे तो दूसरा राइट पे, एक अप है दूसरा डाउन है। नहीं, दोनों सोर्सेज की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, दोनों से निकलने वाले साउंड वेव्स सेम डायरेक्शन में हों। तो अगर ये तीनों कंडीशंस बच्चे फुलफ़िल होती हैं, पूरी होती हैं, तो फिर बीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। बीट्स प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम बच्चे एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। ये एक्टिविटी थोड़ी सी बुक में जो है वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए बहुत सारे बच्चों को इसके कुछ हिस्से समझ नहीं आते। तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए आसान करूँ, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है सिंपल वे में, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस एक्टिविटी को समझ सकें। तो आपको इसके लिए दो साउंड सोर्सेज चाहिए। लेबॉर्ट्री में इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ट्यूनिंग फोर्क्स होते हैं। दो ट्यूनिंग फोर्क्स लें, दोनों की फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चे? 256 हर्ट्ज़। अब एक ट्यूनिंग फोर्क को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि उसकी फ्रिक्वेंसी, उससे निकलने वाले साउंड की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो एक जो ट्यूनिंग फोर्क है, लेट्स से वो बी है, तो बी ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर हम वैक्स लगाएंगे बच्चे, थोड़ा सा वैक्स। अब वैक्स लगाने से बच्चे उससे जो साउंड निकलना है उसकी फ्रिक्वेंसी कदर डिक्रीज़ हो गई है,
फ़र्ज़ कर लो, याद रहे ये दोनों नंबर जो हमने लिए हैं सपोज नंबर लिए हैं, 256 भी सपोज्ड है, 254 भी सपोज ले रहे हैं। आप कोई और दो नंबर्स ले सकते थे कोई से, लेकिन यहाँ पे बुक वाले जो नंबर हैं वही मैंने ले लिए और आपको बता रहा हूँ ये सपोज नंबर हैं। तो 256 हर्ट्ज़ है और दोनों की 256 हर्ट्ज़ एक के साथ जिसको हमने बी कहा उसके ऊपर साथ थोड़ा सा वैक्स लगा दिया और वो थोड़ा भारी हो गया और अब उससे जो फ्रिक्वेंसी निकलनी है वो सपोज करो 256 हर्ट्ज़ निकलनी। अब इसके बाद एक्टिविटी परफॉर्म करने का टाइम आ रहा है। दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स को बच्चे आपने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखना है। किससे? फ्रॉम एयर, कानों से या लिसनर से। दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हों और दोनों को साइमल्टेनियसली प्ले करना है, साउंड करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली हैमर करना है, दोनों से बैक वक्त साउंड निकलना चाहिए। अब साउंड निकल रहा है, वाइब्रेशंस जा रही हैं, तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के ऊपर कि कौन से फोर्स से कंप्रेशन जा रहा है, कौन से फोर्स से रैरिफैक्शन जा रहा है, कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कब लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा और कब फेड साउंड प्रोड्यूस होगा। तो पहला टाइम इंटरवल जब टाइम बच्चे t1 इक्वल टू 0 है, यानी बिल्कुल साउंड जो है वो निकलने वाला है, दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स है। तो दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स इस टाइम पे इन फेज हैं, मतलब दोनों इस टाइम के ऊपर कंप्रेशन सेंड करेंगे। ट्यूनिंग फोर्क ए से भी अभी आगाज़ है साउंड के निकलने का, बी से भी साउंड के निकलने का आगाज़ है। तो आगाज़ में तो कंप्रेशंस जनरेट होंगे, तो दोनों ट्यूनिंग फोर्क से कंप्रेशंस जनरेट हुए और दोनों ट्यूनिंग फोर्क से कंप्रेशंस एक ही वक्त में आपके कानों तक पहुंचेंगे। क्यों भला? क्योंकि दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स आपके कानों से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, तो एक ही टाइम के ऊपर पहुंचेंगे। तो कंप्रेशन के सामने कंप्रेशन आ रहा है तो बच्चे कौन सी इंटरफेरेंस होनी चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होनी चाहिए और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में आप लाउड साउंड सुनेंगे। डायग्राम में देखें तो डायग्राम में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और कंप्रेशन और रैरिफैक्शन के लिए एरोज़ का इस्तेमाल किया गया। तो आप देखें ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर एरोज़ हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर बच्चे एरोज़ की डायरेक्शन जो है वो कानों की तरफ है, टुवर्ड्स एयर है, तो इसका मतलब है कंप्रेशंस। ये जो एरोज़ टुवर्ड्स ईयर मौजूद हैं ये कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी एरो की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट टू एयर हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये रिप्रेजेंट करेगी रैरिफैक्शन को। तो ये जो टाइम जब t1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ देखें दोनों ट्यूनिंग फोर्स के ऊपर जो है वो टुवर्ड्स ईयर एरो लगाया गया है और ये कंप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंप्रेशंस दोनों कानों के ऊपर पहुँचेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और उसके नतीजे में लाउड साउंड सुना जाएगा। अब एक और पिक्चर से मैं चीज़ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें बच्चे t इक्वल टू 0 है, तो आप देखें ये ट्यूनिंग फोर्क ए और ये ट्यूनिंग फोर्क बी। ऊपर वाला जो है वो 256 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी सेंड कर रहा है और नीचे जो है वो 254 की फ्रिक्वेंसी जो है वो सेंड कर रहा है। तो जब टाइम t0 है बच्चे, तो देखें दोनों ट्यूनिंग फोर्क से कंप्रेशंस जो हैं वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्रेशंस के सामने कंप्रेशन, तो बैक वक्त जब कानों में कंप्रेशंस पहुँचेंगे तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और उसके नतीजे में आप लाउड साउंड सुनेंगे। फिर नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे बढ़ते हैं, दैट इज़ t2 और 1/4 1/4 सेकेंड। एक सेकंड के हम टुकड़े कर रहे हैं ना भाई, एक सेकंड है मिसाल के तौर पे, ये एक पीस किया, यहाँ पे ये आधा हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। इसको कैसे लिखेंगे? ये तो 1/4 हो जाएगा एक टुकड़ा और फिर उसके साथ दूसरा भी लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। जब तीन पीसेस को एक साथ कर लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 3/4 लिखेंगे। और ये जब चारों हो जाएंगे तो 4/4 यानी पूरा कंप्लीट है 1। तो यूँ इसको टाइम को डिवाइड किया, पहले 0, इससे पहले तो 0 है, उसके बाद 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 4/4 यानी जब कंप्लीट 1 सेकंड हो गया। तो t2
जब बच्चे क्या है 1/4 सेकंड, तो इस टाइम के ऊपर क्या होगा, इस टाइम के ऊपर जो फोर्क ए है उसने 62 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर ली। इस टाइम के ऊपर 1/4 टाइम गुजरने के बाद, यानी 1 सेकंड का चौथा हिस्सा जब गुजर गया है, तो तब फोर्क ए ने कितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल कर ली हैं, 64 वाइब्रेशंस मुकम्मल कर ली हैं। और इसी टाइम पे जो फोर्क बी है उसने 63.5 वाइब्रेशंस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। 1/2 का मतलब है ना हाफ, आधा, 0.5, तो 63.5 वाइब्रेशंस मुकम्मल की हैं। अब ये वो पॉइंट है जहाँ बच्चों को समझ नहीं आती कि हमें कैसे पता चलेगा कि इतना टाइम गुजरने के बाद 62 वाइब्रेशंस मुकम्मल हुई हैं। बच्चे बड़ा आसान है, फ्रिक्वेंसी कितनी है ट्यूनिंग फोर्क ए की, 256 हर्ट्ज़ है ना जो हमने ली। टाइम कितना गुजरा 1/4, तो 1/4 का मतलब है कि इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, टाइम को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम इंटरवल को, तो आपके पास नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस आ जाएंगी। तो 1 ऊपर 256 से मल्टीप्लाई हो तो 256, तो असल इसका मतलब ये है कि 256 को 4 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है बच्चे 64। तो 1/4 टाइम गुजरने के बाद कितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल हुई, 64। इसी तरह ट्यूनिंग फोर्क बी की बात करें तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 254 हर्ट्ज़। इसको भी सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी 254 को 4 से डिवाइड करो, तो आंसर आएगा बच्चे आपके पास 63.5। अब इनको समझना है, इनमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, 64 और 63.5 में कंसेप्ट छुपा है। अब 1/4 टाइम गुजरने के बाद 64 वाइब्रेशंस मुकम्मल हो गई, तो इसके बाद अगला जब टाइम शुरू होगा, टाइम नेक्स्ट टाइम इंटरवल शुरू होगा, तो ट्यूनिंग फोर्क ए कौन सी वाइब्रेशन नंबर शुरू करेगा, वो 65 नंबर शुरू करेगा। तो 65 नंबर वाइब्रेशन जब शुरू होगी तो उसके शुरू में क्या आएगा, कंप्रेशन। तो इसका मतलब है 64 वाइब्रेशंस मुकम्मल हो गई। अब इस टाइम के बाद ट्यूनिंग फोर्क ए को क्या सेंड करना चाहिए, कंप्रेशन सेंड करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने 65 नंबर वाइब्रेशन का आगाज़ करना है और उसके आगाज़ में कंप्रेशन जाना चाहिए। तो यहाँ आगे देखें क्या लिखा है कि इसके बाद ट्यूनिंग फोर्क क्या सेंड कर रहा है, सेंडिंग कंप्रेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मीनवाइल सेम टाइम पे ट्यूनिंग फोर्क बी, वो चूँकि ज़रा स्लो है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, स्लो है ए के मुकाबले में, तो वो थोड़ा सा पीछे रह गया, और उसने 64 वाइब्रेशंस कंप्लीट करने के बजाय सेम टाइम में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की हैं, 63.5 वाइब्रेशंस मुकम्मल की हैं। इसको भी समझें ज़रा, 63.5 वाइब्रेशंस मुकम्मल करने का मतलब ये है कि 63 वाइब्रेशंस मुकम्मल हो गई हैं, और जो वाइब्रेशन नंबर 64 है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, आधी हुई है। 0.5 का मतलब है आधा होना, तो 63 वाइब्रेशंस तो कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद 64 नंबर अभी आधी है, तो कंप्रेशन उसका जा चुका है, और अब उसका क्या जाना चाहिए, रेरिफैक्शन जाना चाहिए। 0.5 गुजर गया, इसका मतलब कंप्रेशन गुजर गया, इनिशियल फेज गुजर गया, कंप्रेशन गुजर गया। अब उसे क्या करना है, कंप्रेशन के बाद रेरिफैक्शन सेंड करना है, ताकि इसमें पॉइंट और 0.5 का और इजाफा और ये 64 हो जाए। तो 63.5 का मतलब है कि भाई अब वो ट्यूनिंग फोर्क बी क्या सेंड कर रहा है, रेरिफैक्शन। तो ये देखो बच्चे, ट्यूनिंग फोर्क बी रेरिफैक्शन सेंड करेगा, ए कंप्रेशन सेंड करेगा। रेरिफैक्शन कंप्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन कानों पे पहुंचेंगे, कैंसिल करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, या आप कह लें कि फेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ए इस टाइम पे भी कंप्रेशन सेंड कर रहा है, तो एरो की डायरेक्शन टुवर्ड्स एयर, लेकिन इस टाइम पे बी रेरिफैक्शन सेंड कर रहा है, तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट। और जब मैंने से ये स्केच बनाया, एक फिगर बनाया, इसको भी समझें। तो टाइम जब इक्वल है 1/4 के बच्चे, तो यहाँ पे देखो इस टाइम पे ए जो है उसकी तरफ से तो कंप्रेशन आ रहा है, लेकिन मीनवाइल जो बी है उसकी तरफ से जो है वो रेरिफैक्शन जा रहा है। तो कंप्रेशन और रेरिफैक्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फेंट साउंड जनरेट होगा, या नो साउंड जनरेट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, ए
मज़ीद आगे बढ़ेगा और बी चूँकि स्लो है तो बी और पीछे रह जाएगा। और अब जिस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं 1/4 के बाद 1/2 बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टाइम इंटरवल हम कैसे ले रहे हैं। 1/4 उसके साथ एक और पीस मिलाएं तो 1/4 प्लस 1/4 1/2, तो 1/2 टाइम इंटरवल के ऊपर। तो जब ये टाइम इंटरवल है तो फोर्क ए जो है उसने 128 वाइब्रेशंस मुकम्मल कर ली और जो फोर्क बी है उसने 127 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर ली हैं। मैंने आपको बता दिया ऊपर वाले हिस्से में कि किस तरह से ये वाइब्रेशंस पता करते हैं। मैं इसमें इस टाइम इंटरवल में रिपीट कर रहा हूँ, आगे फिर आपको समझ जाना चाहिए कैसे पता चलेगा कि कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई हैं। तो जो टाइम इंटरवल है, यहाँ पे टाइम इंटरवल 1/2 है, इसको फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्क ए की फ्रिक्वेंसी 256 है बच्चे, तो 256 का हाफ लें तो इट इज़ 128 हर्ट्ज़। और फोर्क बी के लिए टाइम इंटरवल तो वही है 1/2, लेकिन फोर्क बी की फ्रिक्वेंसी 254 है, तो 254 का हाफ लें तो दैट इज़ 127। अब समझ लें बात को। 128 वाइब्रेशंस मुकम्मल हो गई, तो अगला जब टाइम इंटरवल शुरू होगा तो फोर्क ए कौन सी वाइब्रेशन कंप्लीट करने की तरफ जाएगा, 129 नंबर। तो 129 का उसने आगाज़ करना है, तो आगाज़ में फोर्क ए को क्या सेंड करना चाहिए, कंप्रेशन, तो फोर्क ए सेंडिंग कंप्रेशन। इसी तरह फोर्क बी की बात करो तो उसने यहाँ तक तो 127 वाइब्रेशंस मुकम्मल कर ली। अब इसके बाद उसने आगाज़ करना है वाइब्रेशन नंबर 128 का। चूँकि वाइब्रेशन नंबर 128 का आगाज़ कर रहा है तो आगाज़ में स्टार्ट में उसे क्या सेंड करना चाहिए, कंप्रेशन, तो सेंडिंग कंप्रेशन। तो फोर्क ए और फोर्क बी दोनों से बच्चे कंप्रेशंस जा रही हैं, इसका मतलब है कानों के पास कंप्रेशंस पहुंचेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और उसके नतीजे में लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, आप कानों में लाउड साउंड सुनेंगे। और इधर फिगर में देखें टाइम 1/2, तो दोनों की तरफ से इस टाइम पे क्या पहुंच रहा है, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और लाउड साउंड प्रोड्यूस हुआ। आगे बात बढ़ाते हैं बच्चे। जब टाइम कितना हो गया 3/4 सेकंड, ये टाइम पीरियड है, ये टाइम इंटरवल है, इस पे देखें ज़रा। तो इस टाइम पे फोर्क ए ने 192 वाइब्रेशंस मुकम्मल कर ली हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने दो जगह आपको बता दिया कैसे पता करना है। तो 192 वाइब्रेशंस मुकम्मल कर ली। अब इसने आगाज़ करना है वाइब्रेशन नंबर 193 का, चूँकि आगाज़ करना है तो कंप्रेशन से आगाज़ होगा। फोर्क बी ने इसी टाइम इंटरवल में 3/4 में इसने वाइब्रेशंस कंप्लीट की हैं 190.5, तो 190 वाइब्रेशंस मुकम्मल हो गई। 191 आधी हो चुकी है, कंप्रेशन जा चुका है, तो आधा गुजरने के बाद, कंप्रेशन गुजरने के बाद अब बारी है रैरिफैक्शन की, तो फोर्क बी से अब रैरिफैक्शन बच जाएगा। तो कंप्रेशन और रैरिफैक्शन जब कानों के पास पहुंचेंगे सेम टाइम पे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नो साउंड विल बी हर्ड, या आप कह लो कि फेंट साउंड जो है वो आप सुनेंगे। तो डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स ए की ईयर और जो बी की तरफ से है वो बच्चे जो कि रैरिफैक्शन सेंड कर रहे हैं अपोजिट टू ए। और फिगर में यहाँ पे देख ले 3/4 पे ए की तरफ से जा रहा है कंप्रेशन और बी की तरफ से सेम टाइम पे रैरिफैक्शन है, तो कैंसिल करेंगे, फेंट साउंड या नो साउंड प्रोड्यूस होगा। आगे बात बढ़ाएं जी। अब 1 सेकंड कंप्लीट हो गया, T5 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। तो जब 1 सेकंड कंप्लीट हो गया तो जो फोर्क ए है वहाँ से 256 वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगी जो उसकी फ्रिक्वेंसी थी, और फोर्क बी ने 254 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर ली जो उसकी फ्रिक्वेंसी थी। फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कोई बॉडी कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, तो फ्रिक्वेंसी 256 हर्ट्स है, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में फोर्क ए ने 256 वाइब्रेशंस कंप्लीट करनी है, वही चीज़ है। और इसी तरह बी जो है वो उसी 1 सेकंड में 254 वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब है दोनों अब इन फेज़ आ गए हैं, दोनों जो है वो कंप्रेशन सेंड करेंगे, अगेन लाउड साउंड जो है वो आप सुनेंगे जब दोनों अपनी अपनी आखिरी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट के ऊपर कंप्रेशन, दोनों कंप्रेशन के सामने कंप्रेशन
और आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में लाउड साउंड आप सुनेंगे। कंप्रेशन के सामने कंप्रेशन, यहाँ पे लाउड साउंड। तो ये एक्टिविटी का बच्चे खुलासा था, बल्कि डिटेल्स कहनी चाहिए, एक एक चीज़ को बड़े आसान तरीके से आपको समझा दिया। अब आप देखो कि दोनों जो फोर्क्स थे उनमें गैप कितना रहा। फोर्क ए ने 256 वाइब्रेशंस मुकम्मल की, तो दूसरे ने 254। तो एक सेकंड में दोनों की फ्रिक्वेंसी में 2 का डिफरेंस था। लिहाजा बच्चे उस एक सेकंड में ये जो फोर्क्स हैं ये 2 बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, 2 बीट्स प्रोड्यूस करेंगे, 2 बीट्स। जितना फ्रिक्वेंसीज़ का डिफरेंस होता है ना बच्चे, उतनी ही बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। जितना फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हो उतनी ही बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। आगे हमने बीट फ्रिक्वेंसी निकालनी है, नंबर ऑफ़ बीट्स का जिक्र करना है, डोंट वरी। यहाँ पे आखिरी लाइन है, तो जो नंबर ऑफ़ बीट्स हैं दैट इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी। इस एक्टिविटी में 2 का डिफरेंस था फ्रिक्वेंसीज में, तो 2 बीट्स प्रोड्यूस हुई। आगे बात बढ़ा करते हैं, लेके चलते हैं बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखें जी, ये एक वेव है आपके पास, साउंड वेव फ्रिक्वेंसी F1 के साथ, जिसको A हमने कहा। ये दूसरी है B और F2। इन दोनों को हम ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, A प्लस B करें, इनकी इंटरफेरेंस करवाएं, इनकी सुपरपोजिशन करवाएं। तो ये जहाँ जहाँ कंप्रेशन के सामने कंप्रेशन आएगा वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद देखें ये फेंट होता यहाँ पे कंप्रेशन के सामने रैरिफैक्शन है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, नो। उसके बाद कंप्रेशन के सामने फिर कंप्रेशन आ रहा है और जो साउंड है उसकी लाउडनेस में इजाफा हो रहा है, लाउड साउंड प्रोड्यूस होता जा रहा है और फिर कंप्रेशन के सामने रैरिफैक्शन और फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये बच्चे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आसान सी। नेक्स्ट एडिंग है नंबर ऑफ़ बीट्स। तो अभी आपको बता रहा था नंबर ऑफ़ बीट्स इक्वल होता है डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसीज़ के, डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसीज ऑफ द 2 फोर्स। जहाँ पे हमने फोर्स की बात की है, अगर आप जनरल बात करें तो आप सोर्सेस लिख सकते हैं। 2 सोर्सेस से निकलने वाले साउंड की फ्रिक्वेंसीज में जितना डिफरेंस उतनी ही नंबर ऑफ़ बीट्स प्रोड्यूस होंगी। मिसाल के तौर पे जो हायर फ्रिक्वेंसी है, बड़ी फ्रिक्वेंसी है, उसको F1 कह दें और जो लोअर फ्रिक्वेंसी है उसको आप F2 कर दें। तो डिफरेंस कैसे निकालते? हायर माइनस लोअर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो स्मॉलर ग्रेटर जो है वो F1 है, माइनस स्मॉलर F2 है। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ बीट्स, जिसको N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद आएंगे बच्चे बीट फ्रिक्वेंसी की। ये भी आसान है और वही चीज़ है जो नंबर ऑफ़ बीट्स निकालने का तरीका है ना, वही बीट्स फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका है बच्चे। यानी दो जो सोर्सेज हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज में जितना फ़र्क है वो फ़र्क नंबर ऑफ़ बीट्स के इक्वल है और वही फ़र्क बीट फ्रिक्वेंसी के इक्वल है। तो जो डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्वेंसीज ऑफ 2 वेव्स वही क्या कहलाएगा बच्चे? बीट फ्रिक्वेंसी कहलाएगा। तो ऊपर भी देखें n निकालने के लिए क्या किया, F1 माइनस F2 किया। अब यहाँ पे बीट फ्रिक्वेंसी F निकालने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, बीट फ्रिक्वेंसी F निकालने के लिए भी हम F1 माइनस F2 कर रहे हैं। बात आगे बढ़ाते हैं बच्चों। फ़र्ज़ करें कि दो जो सक्सेसिव लाउड साउंड्स हैं उनमें जो टाइम इंटरवल है वो T हो, मतलब एक लाउड साउंड फिर उसके बाद आने वाला लाउड साउंड, दोनों लाउड साउंड्स के दरमियान में जो टाइम का गैप है दैट्स टाइम इंटरवल, उसको T से रिप्रेजेंट करें। तो फिर जो फर्स्ट वेव है वो उस टाइम इंटरवल में कितनी वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ फर्स्ट वेव F1 इंटू T। अब ये कैसे मल्टीप्लाई किया भाई, अभी ऊपर एक्टिविटी में हम बात कर चुके कि वाइब्रेशंस कैसे निकालते हैं। फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो टाइम इंटरवल के साथ, हम मल्टीप्लाई करके देखा 1/4 को, मल्टीप्लाई किया 1/2 को, 3/4 को। तो टाइम इंटरवल को फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वेव्स आ जाती हैं, ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस आ जाती। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ फर्स्ट वेव की फ्रिक्वेंसी F1 इंटू टाइम इंटरवल T। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सेकंड वेव उसकी फ्रिक्वेंसी F2 इंटू टाइम T।
अब आप में से कोई बच्चा सोचे कि टी के नीचे T1 T2 क्यों नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि बच्चों दोनों जो वेव्स हैं, दोनों वेव्स के लिए टाइम इंटरवल तो सेम है, तो टाइम इंटरवल चूँकि सेम है तो टी रहेगा, T1 T2 नहीं होगा। अब फ़र्ज़ कीजिए ये जो डिफरेंस इन ऑसिलेशंस है दोनों वेव्स की वाइब्रेशंस में, इस टाइम इंटरवल टी में दोनों वेव्स की वाइब्रेशंस में अगर डिफरेंस 1 हो, यानी एक की वाइब्रेशन ज़्यादा है दूसरे की एक कम है, तो फिर हम इस डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं। ये ग्रेटर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, ये लेसर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस। तो ग्रेटर में से लेसर माइनस करते हैं तो ग्रेटर माइनस लेसर, और ये डिफरेंस हमने लिया कितना का, 1 का लिया, तो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे t तो दोनों में कॉमन है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो कॉमन निकाल लें, F1 माइनस F2। ऊपर हमने बच्चे ये देखा, अच्छा उससे पहले इस t को इधर ला के डिवाइड कर दें, 1/t हो जाएगा। ऊपर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे F1 माइनस F2 हमने किसके इक्वल किया, F के इक्वल किया, और हमने क्या कहा कि ये बीट फ्रिक्वेंसी है। तो F1 माइनस F2 को हटा के उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। F1 माइनस F2 चूँकि F की इक्वल है तो ये हटाओ पूरा और उसकी जगह क्या लिख दो, F लिख दो। तो बीट फ्रिक्वेंसी F इज़ इक्वल टू इनवर्स ऑफ T, द टाइम इंटरवल T। यहाँ पे जो T है दैट इज़ द टाइम इंटरवल ऑफ T, और इसको टाइम पीरियड ऑफ बीट कहेंगे। F इज़ द बीट फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट्स भी यही होती हैं, और T इज़ द टाइम पीरियड ऑफ बीट, वो टाइम इंटरवल जिसमें बीट प्रोड्यूस हुई, तो टाइम पीरियड ऑफ बीट कहलाएगा। और N और F इक्वल होते हैं क्योंकि F1 माइनस F2 ये नंबर ऑफ़ बीट्स हैं, और फ्रिक्वेंसी का भी तो यही फार्मूला है, बीट फ्रिक्वेंसी का F1 माइनस F2, तो उसका मतलब है N और F जो है वो इक्वल है। तो जहाँ F लिखा वहाँ आप N भी लिख सकते हो, N इक्वल टू 1/T भी हो सकता है। बात आगे बढ़ाते हैं बच्चे, लास्ट के ऊपर एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, तो 2 एप्लीकेशंस हैं, इनमें से एक की डिटेल देखेंगे। तो बीट्स का फिनोमेनन आप यूज़ करते हुए अननोन फ्रिक्वेंसीज फाइंड कर सकते हो, और आप बीट्स का फिनोमेनन यूज़ करते हुए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग कर सकते हो। तो नेक्स्ट बच्चे हम ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को लेके चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बीट्स ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में मददगार साबित होती हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आपको साइड पे समझा दूँ, और मैं जो एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ गिटार की। तो आप में से जिन बच्चों को शौक़ है गिटार का, उन्हें हो सकता है ये चीज़ पसंद है, बाकी भी पसंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम मैं बना रहा हूँ बच्चे गिटार की, एक रफ सी डायग्राम तकरीबन मैचिंग थोड़ी सी, और एक और भी हमें गिटार चाहिए, यहाँ पे भी हम बना लेते हैं बच्चे एक और। तो 2 गिटार्स जो हैं वो हम बनाएंगे, एक जो है वो स्टैंडर्ड के तौर पे एक्ट करेगा, और एक जो है वो एक्ट करेगा जिसकी ट्यूनिंग को हमने सेट करनी है। तो ये स्टैंडर्ड वाला इसको एस कह देते हैं, और ये अपना गिटार है, ए से लिख देता हूँ, अपने से ए, जिसकी हमने ट्यूनिंग करनी है। चलो टी लिख देते हैं ट्यूनिंग वाला, आपको टी से याद रहेगा भाई जिसकी ट्यूनिंग हो रही है। तो बच्चे ये जो एस जिसको लिखा ये स्टैंडर्ड है, इसकी फ्रिक्वेंसी हमें पता है कि इससे जो नोट प्ले होना है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो लिहाजा ये क्या है, स्टैंडर्ड कहलाएगा। अब जिस फ्रिक्वेंसी का नोट इस स्टैंडर्ड से प्ले हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे अपने गिटार से, अपने इंस्ट्रूमेंट से भी उसी फ्रिक्वेंसी का नोट प्ले हो। तो फिर इसकी फ्रिक्वेंसी को हम F1 कह देते हैं, या Fs कह लो, Fs कह देते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी को बच्चे हम Ft कह देते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले जब तक ये हमारा जो गिटार है इसकी ट्यूनिंग नहीं हुई तो दोनों की फ्रिक्वेंसीज़ में फ़र्क है, दोनों फ्रिक्वेंसीज़ इक्वल नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है। तो दोनों को जब एक साथ प्ले करेंगे, चूँकि फ्रिक्वेंसीज़ में स्लाइट डिफरेंस है, तो बीट्स प्रोड्यूस होंगी। अब हमने जो ट्यूनिंग वाला गिटार है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको सेट करना है, उसके जो स्ट्रिंग्स हैं उनको टाइट या लूज़ करना है। तो टाइट या लूज़ करते हुए हम देखेंगे कि बीट्स का नंबर कम हो रहा है या बढ़ रहा है। हमने बीट्स का नंबर कम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्यूनिंग में, हमने बीट्स का नंबर कम करना है। क्यों बीट्स का नंबर कम करना है? इसलिए कि हम दोनों फ्रिक्वेंसीज़ को इक्वल लाना चाहते हैं।
F1 माइनस F2, हम F1 जितनी फ्रिक्वेंसी है F2 भी उतनी ही लाना चाहते हैं। पहले गैप है, जैसे गैप कम होता जाएगा ये डिफरेंस कम होता जाएगा, n भी कम होता जाएगा, और ये जब डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, दोनों F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे, डिफरेंस ज़ीरो, तो बीट्स भी ज़ीरो। तो यही तो हम चाहते हैं कि दोनों फ्रिक्वेंसीज इक्वल हो जाएं, यानी ज़ीरो बीट्स प्रोड्यूस करें, बिल्कुल भी कोई बीट्स प्रोड्यूस ना करें। तो हम दोनों गिटार्स को एक वक्त प्ले करेंगे, तो जो जिसकी ट्यूनिंग करनी है उसके स्ट्रिंग्स को टाइट या लूज़ करेंगे और देखेंगे टाइट करने पे जो बीट्स हैं वो कम प्रोड्यूस हो रही हैं या लूज़ करने पे। तो हमने उस तरफ जाना है जिस तरफ जो बीट्स हैं वो कम हो। तो अगर टाइट करने के ऊपर बीट्स जो है वो कम प्रोड्यूस हुई हैं तो हम इसको टाइट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि बीट्स जो हैं वो कम होती होती, उस टाइम का इंतज़ार करेंगे, इतना टाइट करते जाएंगे कि जब बीट्स जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं, कोई बीट सुनाई ना दे। जब आपको कोई बीट सुनाई नहीं देगी इसका मतलब है दोनों की फ्रिक्वेंसीज मैच कर गई हैं, डिफरेंस ख़त्म हो गया है। तो आपके अपने गिटार की फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड गिटार की फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो चुकी। तो दैट इज़ द ट्यूनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब क्विकली ज़रा इसको थ्योरी में भी देख लेते हैं। तो ट्यूनिंग जो प्रोसेस है इसमें दो जो पिचेस हैं, दो पिचेस आर साउंडेड टुगेदर, और एक को आप एडजस्ट करते हो ताकि वो दूसरे के साथ मैच कर जाए, दूसरे के साथ बराबर में आ जाए। तो जिसके साथ आप मैच कर रहे हो उसको रेफरेंस पिच कहते हैं। तो रेफरेंस पिच के लिए सेवरल डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं। रेफरेंस पिच स्टैंडर्ड पिच के लिए ट्यूनिंग फोर्क्स भी यूज़ होते हैं, पियानोस भी यूज़ होते हैं। कोई और आपके पास गिटार है जो आपको पता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी स्टैंडर्ड पे है, जितनी चाहिए उतनी है, तो वो भी रेफरेंस पिच के लिए इस्तेमाल होगा। रेफरेंस पिच या रेफरेंस फ्रिक्वेंसी वो होगी जिसको आप एज अ स्टैंडर्ड ले रहे हो और जिसको सामने रख के आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हो। तीसरी एडिंग है बच्चे प्रोसीजर की। प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, वही सारी चीज़ें। तो जब आप ट्यूनिंग कर रहे हो, एक्चुअली आप कोशिश कर रहे हो कि एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन मैच हो जाए दूसरे के साथ या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के नोट के साथ। तो इसके लिए बच्चों आप दो जो पिचेस हैं, ये दो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक स्टैंडर्ड और एक आपका अपना, उन दोनों को साइमल्टेनियसली प्ले करोगे तो ट्यूनिंग से पहले उनकी फ्रिक्वेंसीज में स्लाइट डिफरेंस मौजूद है। इस वजह से बीटिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, बीट्स प्रोड्यूस होंगी। इस बीटिंग साउंड को या इन बीट्स को इंटरफेरेंस बीट्स का नाम देंगे। ये हो सकता है ये चीज़ आपसे MCQ में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाए, तो याद रखिएगा कि ट्यूनिंग में जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं इंटरफेरेंस बीट्स कहलाएंगी। अब आप क्या करोगे कि एक को एडजस्ट करोगे, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड है, रेफरेंस पिच तो रेफरेंस पिच है, दूसरे को आप एडजस्ट करोगे। तो एज द टू नोट्स अप्रोच हार्मोनिक रिलेशनशिप, यानी एक को जब एडजस्ट करके आप दूसरे के करीब ला रहे हो, मैच कर रहे हो, डिफरेंस ख़त्म कर रहे हो, तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ बीटिंग है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, जो बीटिंग साउंड है वो कम होता जाएगा, बीट्स कम होती जाएंगी। और अल्टीमेटली जब आप चाहोगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट मुकम्मल तौर पे ट्यून हो जाए, तो ये कौन सा टाइम होगा? ये वो टाइम होगा कि जब इंस्ट्रूमेंट को आप एडजस्ट करते जा आ रहे हैं, और अनटिल कहाँ तक एडजस्ट करेंगे, जब तक वो बीटिंग जो है वो बिल्कुल स्लो नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, और बीट्स मुकम्मल तौर पे जब डिसअपेयर हो जाएं, तो इसका मतलब है कि अब कोई बीट डिटेक्ट नहीं होगा। ये वो टाइम है जब इस आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्यून्ड हो गया विद रेफरेंस टू रेफरेंस पिच या स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट है ट्यूनिंग, यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।